स्टार्ट कर दूं? बदतमीज लोग। रोमिता, क्वेश्चन ठीक है, तेरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? कि वाई, जिद्दां ना हुने मैम आए क्लिनिक ते आप कोई शॉपिंग भी करन गए, छोटा छोटा कोई सामान समून लेना से, तो हमने जब सामान लेना था तो वो कहती मैंने गन्ने का रस पीना है, मेरा बड़ा मन कर रहा है। तो जब पी के आई तो मुझे कहती कि मेरा मूड भी बड़ा ठीक हो गया और मुझे फ्रेश भी लगने लग गया। क्या हुआ होगा? सेरोटोनिन रिलीज हुआ। मतलब वो सेरोटोनिन तो के कुछ और? हाँ, सर एक तो ग्लूकोज लाइक मतलब लाइक वो भी एनर्जी मिल गई तो भी बंदा थोड़ा सा हाँ, ग्लूकोज ना। ठीक तो हो जाए। ग्लूकोज स्पाइक आया होगा एक तो, एक एनर्जी आई होगी ग्लूकोज स्पाइक की। दूसरा क्या होगा? डोपामिन सेक्रेट हुआ होगा शुगर के कारण। तीसरा, ठंडे के कारण क्या हुआ होगा? ठंडा क्या करता है? वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है। हाँ, और? फिर एक्साइट करता है। हाँ हाँ, कैसे? सर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो गया होगा। और? जब कोई भी एंजाइटी में होता है हम उसको क्या बोलते हैं, क्या करने के लिए बोलते हैं जब बहुत कोई एंशियस है आपके पास? सपोज आपके पास मेडिसिन नहीं है, वो बहुत एंशियस है, क्या करते हैं उसको? सर ब्रीदिंग करने को कहते हैं उसे, हाँ, कि अपने आप और? को कम कर। और? फिर आंखें सपोज बंद करके पैनिक, लंबा सांस लेने के लिए कहते हैं। हाँ, सपोज पैनिक अटैक है, थोड़ा और इंटेंस कर दो। अब पैनिक अटैक में उसकी आंखें बंद कराओ तो और बढ़ के आएगी सारी एंजाइटी, भूत चुड़ैल दिखेगी। फिर क्या करेंगे? और ज्यादा एंजाइटी हो जाएगी। तब क्या करेंगे? तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ठंड। जो कोल्ड है वो क्या करती है, किस चीज को ट्रिगर करती है? डॉक्टर साहब क्यों ट्रिगर करती है? कोल्ड हाँ, कोल्ड। वेगल टर्न को कुछ करेगी। वेगल टन टोन ऑल्टरनेट कर दूंगी। सिंपथेटिक ਜਿਹੜਾ सिस्टम है वो सडन शॉक ਦਿੰਦੀ है, सडन शॉक। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਥੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਡਾਊਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਪੈਰਾਸਿੰਪਥੈਟਿਕ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ that is why ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਪਲੈਸ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਪਲੈਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ, ਯੂ ਫੀਲ ਬੈਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਸਪਲੈਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਲ ਟੋਨ ਆਲਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਪੀਓਗੇ ਇਸ 'ਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ? ਤੀਸਰਾ ਡੋਪਾਮਾइन ਸਕ੍ਰੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੀਸਰੀ ਵੇਗਲ ਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿਲਡ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਟੋਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਫੀਲ ਬੈਟਰ ਓਵਰਆਲ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ ਆਲਸੋ। सो जी एनु अंडरस्टैंड करिए, फॉर एग्जाम्पल करें तो पहले न्यूरो जो केमिकल हैं उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ना ऐसे इमेजिन करो कि जैसे एक बहुत बड़ा जंगल है, सपोज एक बहुत बड़ा जंगल है, जंगल में एक नदी है, नदी पूरे जंगल से क्रॉस करती है सपोज, राइट? और नदी के अराउंड छोटे छोटे रिजॉर्ट बने हुए हैं और सारे घर हैं उसके अराउंड बने हुए हैं, राइट? अब नेचुरली अगर कोई एरिया होता है तो उस एरिया में और देखो क्या क्या चीजें होती हैं। वहां पर उसकी बॉर्डर सिक्योरिटी भी होगी, वो पर्सन होंगे जो गार्ड करेंगे ओवरऑल। कुछ पर्सन ऐसे होंगे जिनका काम क्या होएगा, बीच में घूमना सबको। और अगर उनको कोई भी फिशी लगता है, कोई सस्पिशियस लगता है, उसको वो करना, फॉर एग्जाम्पल पिक करना उसको और मार्क करना फॉर ए गार्ड, सो दैट गार्ड वहां पर काम कर सके, राइट? ऐसे ही और क्या होएगा सोचो, वहां पर एक वो होएगा सपोज, गार्ड के अलावा एक बंदा ऐसा भी होएगा जिसका काम ही ये है कि फॉर एग्जाम्पल खुश रखना, मजाक करना, गिफ्ट ला के देना, अच्छा अच्छा बोलना, पॉजिटिव बोलना, ऐसा है। और उसी जंगल में एक बंदा होएगा जंगल के बिल्कुल सेंटर में, जिसे हम कह सकते हैं वो संत टाइप होएगा। किसी को भी जो प्रॉब्लम आती है तो वो उसके पास जाते हैं। तो ये जंगल को एक बार इमेजिन करके देखो, सारे के सारे जंगल को, राइट?
तो वो जो जंगल है, जो उसमें जो पर्सन है, जो फॉर एग्जाम्पल आगे गिफ्ट देता है, जो आके पॉजिटिव बोलता है, आके अच्छी अच्छी बातें बोलता है, आपको कहता है कि यार यू यू आर डूइंग वेरी वेल, आपको मोटिवेट करता है, आपको अच्छा बोलता है, बच्चे को स्टार देके जाता है, वो सब कुछ क्या है? वो डोपामीन है, राइट? वो क्या करेगा? उसका काम है रिवॉर्ड देने का बेसिकली ना। सो डोपामिन का मेन काम है जो करने का, जिसमें रिवॉर्ड वाली चीजें आती हैं। सो इसको ऐसे कहते भी यही है, दिस इज ए रिवॉर्ड एंड मोटिवेशन मॉलिक्यूल। और बेसिकली डोपामिन को साथ में क्या बोलते हैं कि इट इज एन इनर इंजन जो आपको चलाता है, राइट? देखो, हम किससे चलते हैं? पीछे कोई ना कोई रिवॉर्ड होता है, हर चीज में कोई रिवॉर्ड है, हर बात में कोई रिवॉर्ड है। और जब ये रिवॉर्ड चले जाएगा तो आप इस चक्र से बाहर निकल जाओगे, आप काम करोगे, सिर्फ एक्ट करोगे, जिसे बोलते हैं कि आपका कर्ता भाव चला जाएगा। पर उससे पहले हर चीज के पीछे कोई ना कोई रिवॉर्ड है। आप मानो ना मानो, उसके पीछे कुछ ना कुछ है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा। तो ये मेन इनर फायर कहता है, यही आपको उठाती है सुबह, राइट? कि फॉर एग्जाम्पल आपने वेट कम करना है तो सुबह उठाएगा जिमिंग के लिए, राइट? आपको अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है, आपने अपना मेडिटेटिव डेप्थ को इंप्रूव करना है, तो ये आपको पुश करेगा उसके लिए। तो कभी भी, जैसे बोलते हैं, टू कॉन्कर, टू फील गुड, टू एक्ट, टू गेट अप, वहां पर ये डोपामिन का काम है। तो ये इनर फायर देगा आपको हर सिचुएशन में काम करने के लिए। तो ये वर्क करता है रिवॉर्ड और मोटिवेशन मॉलिक्यूल के हिसाब से ये काम करता है। नेचुरली जब ये करेगा तो क्या करेगा? ये क्या करेगा सोच के देखो। फिर बंदा वो जो अंदर घूम रहा है जंगल के और सबको छोटी छोटी चीजें दे रहा है, तो पर्सन फील बेटर। तो ये प्लेयर का हार्मोन है, ये प्लेयर देगा। यहाँ पर ये ऑक्सीटोसिन से डिफरेंशिएट करता है। ऑक्सीटोसिन इज बेसिकली ये लव हार्मोन, वो लव हार्मोन है। ये लव हार्मोन नहीं है, ये प्लेयर देता है, आपको मजा आता है, आपको अच्छा लगता है थोड़ी देर के लिए, होता है थोड़ी देर के लिए। जब फॉर एग्जाम्पल आप कोई रील देखते हो, कोई रील आपको अच्छी लगती है, ये डोपामिन से क्रिएट होता है, राइट? तो जब भी ये प्रॉपर फंक्शन करेगा, ये आपको मोटिवेट करेगा, आपको प्लेयर देगा, ड्राइव देगा, फोकस देगा। तो इट इज हैविंग ए रिवॉर्ड सीकिंग बिहेवियर, इसमें ये सारा कुछ होएगा। तो नॉर्मली एक्शन कैसे करता है जब आप पढ़ोगे इसको? तो ये बेसल गैंग्लियन के थ्रू एक्ट करता है, इसको आप पढ़ सकते हो। लिम्बिक सिस्टम के थ्रू करता है। आपको ब्रेन की भी फिजियोलॉजी पढ़नी चाहिए एक बार, कि कौन सा सेंटर किस पे वर्क करता है, राइट? अब सोचो ये रिवॉर्ड वाला अगर डोपामिन डिक्रीज हो जाए या इंक्रीज हो जाए, राइट, तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? अगर डिक्रीज हो जाता है तो एपैथी हो जाएगी, लो मोटिवेशन हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा। पार्किंसंस में इसका बहुत बड़ा रोल है। पार्किंसंस में ब्रेन फैग हो जाएगा, अपना काम ना कर पाना, लैक ऑफ मोटिवेशन, ब्रेक हो जाना। हम कहते हैं ना, जिसमें हम क्या रुब्रिक क्या पढ़ते हैं इसका? परसिस्ट इन नथिंग, देयर इज अ रुब्रिक, परसिस्ट इन नथिंग। परसिस्ट ना कर पाना, इट इज ए साइन ऑफ लैक ऑफ डोपामिन। डोपामिन की कमी है वहां पर, राइट? और दूसरी तरफ अगर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होएगा? पेशेंट डिल्यूजनल हो जाएगा, हेलुसिनेशंस आ जाएंगे, पैरानोया आ जाएगा। इसीलिए इट इज ए साइन ऑफ सिजोफ्रेनिया, राइट? ओवर थिंकिंग आ जाएगी, मेनिया आ जाएगा, एक्सट्रीम बिहेवियर्स सभी यहाँ पर आ जाते हैं, राइट? ऑब्सेशंस यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये मेन इसका वो है। तो इसीलिए इसके साइन एंड सिम्टम क्या है? कोई भी पर्सन अगर आपको एडिक्टिव बिहेवियर में दिखता है, वो एडिक्शन किसी तरह की भी हो सकती है, वो शराब की भी एडिक्शन हो सकती है, राइट? वो फोन की हो सकती है, वो मंदिर की हो सकती है, वो कोई भी एडिक्शन हो सकती है, राइट? एक बंदा कहता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं जब तक ड्रिंक नहीं कर लेता मुझे चैन नहीं मिलता, नींद नहीं आती। एक बंदा कहता है मैं जब तक मंदिर नहीं चले जाता मुझे नींद नहीं आती, राइट? और हम इसको देखते कैसे हैं? हम देखते ऐसे हैं कि एक अच्छा है एक बुरा है, जबकि दोनों ही एडिक्शंस हैं, राइट? दोनों में ही एक तरह से एसोसिएशन है, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, कि अगर वो नहीं मिलेगा, अगर वो नहीं होगा, तो वो रिवॉर्ड नहीं आएगा उसके अंदर, वो उसको चैन नहीं आने देगा। सो जो क्रेविंग है, बेसिकली क्रेविंग फॉर प्लेयर, प्लेयर के लिए जो क्रेविंग है वो यहाँ पर आएगी, राइट? क्रेविंग फॉर सक्सेस, राइट? तो सारे रूब्रिक्स इसमें कैसे आ जाएंगे देखो, जितने भी एम्बिशियस वगैरह सब में इसमें फॉल करेगा। तो अगर ये हाई होएगा डोपामीन, अगर डोपामीन हाई होएगा तो रुब्रिक्स देखो कैसे, जैसे आपने रुब्रिक पढ़ो डिल्यूजन ग्रैंडियोर, राइट? उसमें वो पढ़ी है कोरेरे, राइट? एक और पढ़ी है शायद कोरेरे के साथ, वहां पर ये आ जाएगी डिल्यूजन परसिक्यूटेड में आ जाएगी, इम्पल्सिव, अब्रप्ट, राइट? वायलेंस, एंगर विदाउट कॉज, बिना कारण से गुस्सा आना,
राइट। एक्साइटमेंट अल्टरनेटिंग विद डलनेस, तो इसमें फॉल करेगी। और अगर लो हुई तो इंडिफरेंस, एपेथी, सैडनेस विदाउट कॉज, बिजनेस अवर्स टू, डिल्यूजन, गिल्ट, सुसाइडल डिस्पोजिशन, ये सब इसमें फॉल करेंगे। तो ये है वो बंदा जो उस जंगल में घूम रहा है और उस सबको रिवॉर्ड दे रहा है। राइट। अब सेकंड क्या है देखो, आप कभी भी देखना, आप जब घूमने कहीं जाते हो, कहीं भी प्लेस में चले जाओ, कहीं हिल्स में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, और अगर आपका रिजॉर्ट नदी के किनारे है तो क्या होता है आपको, क्या होता है वहां पर, क्या सर देखते हो आप? बहुत ज्यादा पीसफुल लगता है। पीसफुल लगता है, और क्या लगता है? और क्या होता है? मतलब लाइक काम हो जाते हैं सर बहुत ज्यादा। कामनेस हो जाती है, कामनेस, पीस, द सेम थिंग, एनीथिंग एल्स? सर वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत होती है। हाँ, ह्यूमिडिटी बहुत होती है, सही है भाई, ये तो ध्यान नहीं दिया हमने। और वहां पर मछलियां होंगी, पानी की आवाज होगी, राइट, बर्ड्स होंगे। और 2 मिनट के इमेजिन करके देखो, आंख बंद करके, रिवर की साउंड तो क्या है, इमीडिएटली क्या आएगा, इमीडिएटली आपके अंदर क्या फील आएगी। इसीलिए जितनी भी स्लीप की ऑडियोज होती हैं, उसमें समंदर की आवाज और रेन की, बारिश की आवाज, या नदी की आवाज बीच में बैकग्राउंड में दी होती है। तो जब मैं कहता हूँ कि जंगल में एक नदी है जो बीचों बीच बह रही है और उसके आसपास रिजॉर्ट बने, तो वो क्या है कि आप बहुत स्ट्रेसफुल थे, ऑफिस से निकले, 2 मिनट जाके समुद्र के किनारे बैठ गए, तो आपकी फायर को क्या मिलेगा, आपकी फायर को एक ब्रेकिंग मिलेगी, वहां पर ब्रेक लग जाएगी सिस्टम में। राइट, आपका मूड क्या हो जाएगा, मूड अच्छा हो जाएगा। अब मैं इसको याद कर पा रहा हूँ कि बहुत, जिसे कहते हैं ना कि डिफिकल्ट डे, मुंबई में थे, तो एक बहुत छोटी सी गली थी, तो सर लेके गए, तो जब जैसे ही गली क्रॉस की तो बिल्कुल सामने समुंदर था, उससे पहले सारे कंक्रीट ही कंक्रीट है। और इमीडिएटली वो ट्रिगर किया उसने ना, ऐसे लगा कि जैसे सब रिलैक्स हो गया होता सब कुछ, वो वाली स्टेट, राइट। तो इसीलिए वो जो जंगल में नदी है, जो सबको काम डाउन करती है, बर्ड्स को बुलाती है, राइट, फिशेस को बुलाती है, लोग आके बैठते हैं वहां पर, अपने दिन की पूरी जो चीज है वो उसको भूल जाते हैं उस चीज को, दैट इज सेरोटोनिन। तो वो सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन का काम ये है। तो सेरोटोनिन इज ए बेसिकली, इट इज ए ब्रेकिंग सिस्टम, इसको ऐसे जैसे वो फायर है, ये ब्रेकिंग सिस्टम है। तो आप इसको लेके चलो, इट इज ए मूड स्टेबलाइजर। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ए सोशल बिहेवियर, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एन एपेटाइट, डाइजेशन, स्लीप, मेमोरी, मूड रेगुलेशन, राइट। व्हाई एपेटाइट एंड डाइजेशन, ऐसा क्यों, एपेटाइट एंड डाइजेशन, ऐसा क्यों? सर अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होता तो वो बंदा बहुत इरिटेबल होता है, ड्यू टू हम्म। मतलब इंडाइजेशन। और सर हम्म। भूख ना लगे तो भी हमें मतलब भूख लाइक हम हंग्री हैं काफी टाइम से तो भी हमें जल्दी गुस्सा चढ़ जाता है। गुस्सा चढ़ जाता है ना। देखो इसके पीछे ना, जो मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने पहले भी आपको बोला था कि हम कैसे कई बार हो जाते हैं जहां हम बिल्कुल स्पिरिचुअल हो जाते हैं, जहां हम बिल्कुल फिजिकल एस्पेक्ट पे चले जाते हैं, बिल्कुल मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं। चीजें ऐसी है ही नहीं लाइफ, जैसे मैं क्लास में कह रहा था, लाइफ इज ऑलवेज पैराडॉक्सिकल, वो दोनों को साथ समा के ही चल सकती है, एक हो ही नहीं सकता, राइट। बिना प्यासे के प्यास, जो पानी है वो प्यास बुझाने वाली फीलिंग उसमें कभी नहीं आएगी। वो अगर आपने उस पानी को फील करना है, उससे पहले आधे पौने घंटे की प्यास होनी चाहिए, तो आपको वो पानी की वो फील आएगी जो पानी की फील आनी चाहिए। तो दोनों चीजें हमेशा साथ चलती हैं, उस एक के बिना दूसरी नहीं होती, इसीलिए सिर्फ फर्स्ट सिप में वो फील आएगी, जब उसके बाद आप पानी पियोगे वही पानी है, वही आप हो, फील चली जाएगी, वो जो होती है, जो सेटिस्फाइंग फील होती है, वो एकदम से जब हम पानी पीते हैं फर्स्ट सिप, वो चली जाएगी। वो क्योंकि चली जाएगी क्योंकि अब प्यास नहीं है। तो बेसिकली क्या है, बॉडी और जो माइंड है ये कनेक्टेड है इंटरनली, इट वर्क्स थ्रू द केमिकल्स, राइट। तो होता क्या है, अगर आप इसको स्टडी करो, वो क्या कहते हैं कि ब्रेन के बाद अगर उससे बड़ा कोई नर्व, ब्रेन जितना बड़ा, ऑलमोस्ट उतना ही नर्वस सिस्टम कोई है, वो कहाँ है, वो गट में है, राइट।
और 90% ऑफ द सेरोटोनिन जो प्रोड्यूस होती है वो गट में प्रोड्यूस होती है। और वेगस नर्व अब ऊपर से लेके नीचे तक ट्रेवल करती है सारा का सारा, राइट। वो टू एंड फ्रो काम करती है, यानी कि नीचे से ऊपर लेके जाने सेंसेशंस और नीचे सिग्नल्स लेके आने। तो सेरोटोनिन का जो मेन एक्शन है, इट इज एन एक्शन ऑन द ब्रेन स्टेम, गट एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पर गट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी गट ठीक नहीं है, राइट। अब देखो नॉर्मली ना एक बात आती होती है कि जैसे कहते हैं कि हार्ट अटैक सिर्फ हार्ट के इशू के कारण नहीं होता, उसके पीछे बहुत बड़ा रोल है, वो गट का रोल है। क्योंकि अगर गट हेल्दी नहीं है तो जो वेगल टोन है वो चेंज हो जाएगी, वो सिंपैथेटिक सिस्टम पे ट्रिगर करती रहेगी, जिससे पेल्पिटेशन और एंजाइटी वो सारा कुछ होता रहेगा उसमें, क्योंकि बॉडी में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल आता रहेगा। पैरासिम्पथेटिक में आने के लिए आपका गट बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पर। तो सेरोटोनिन, अगर आपका गट हेल्दी है, अगर आपके गट के बैक्टीरियाज गुड हैं, अगर उसकी मूवमेंट अच्छी है, अगर वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं, तो सेरोटोनिन जो है वो उसकी ऑप्टिमल प्रोडक्शन होगी। क्योंकि 90% ऑफ द सेरोटोनिन गट से बन रही है, राइट। सो बेसिकली हम कहते हैं कि हमारा पेट ठीक नहीं है इसलिए मूड खराब है, बेसिकली ये दूसरी तरफ से चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका, अगर मूड डिस्टर्ब है, इसीलिए हम कहते हैं आईबीएस की ना, आईबीएस में क्या, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो जब दिमाग ज्यादा चलेगा, साथ में इंटेस्टाइन मूव करती हैं उसके साथ। जैसे आईबीएस में क्या सिम्टम होता है कि अगर उसे लगा कि यहाँ पर बाथरूम नहीं है तो एकदम से अर्जिंग होनी शुरू हो जाएगी। उसको अभी बोल दो कि नहीं यहाँ पर साथ ही बाथरूम है, तू कभी भी जा सकता है, अर्जिंग खत्म हो जाएगी, राइट। माइंड के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि ये काम क्या करता है। तो सेरोटोनिन का काम क्या है ओवरऑल, जो मेंटल एजिटेशन है उसको डाउन करना, जो बिहेवियर है उसको अप करना, उसको पुश करके रखना उस चीज को। सो अगर सेरोटोनिन कम होएगी तो डिप्रेशन होएगा, एंग्जाइटी होएगी, इंसोम्निया होएगा, ऑब्सेशन इसमें भी आ जाएंगी। और अगर इंक्रीज होएगी, सोच के देखो, अगर सेरोटोनिन इंक्रीज है, जैसे हम कहते हैं कि यार मूड बहुत अच्छा है, अगर वही मूड बहुत अच्छा हो जाए तो वो क्या है, वो ड्रग स्टेट आ जाती है। अब उसमें क्या आ जाएगा, सडेशन आ जाएगी, इमोशनल ब्लंटिंग, इमोशन को फील ही ना कर पाना, राइट। अगर सपोज कोई भी चीज है, कहते हैं ना मीठा एक लिमिट तक मीठा, उसके बाद वो जहर हो जाएगा, तो वो ऐसा ट्रिगर कर देगा, देन इमोशनल ब्लंटिंग आ जाएगी। तो इसको एक वर्ड यूज करते हैं मॉडर्न मेडिसिन में, जिसको बोलते हैं सेरोटोनिन सिंड्रोम। हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था, नहीं डिस्कस किया था? किया था सर। किया था किया सर। था। क्या था? हाँ, बताओ सर क्या वो था। वो था भी माइग्रेन में एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं, हाँ, जो उसके अगर। माइग्रेन और एंटी डिप्रेसेंट देते हैं ना, राइट। तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। तो इसीलिए अब ये भी देखना पड़ेगा सेरोटोनिन बनती कैसे है। सेरोटोनिन बनती है बेसिकली अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन से। बनाना में होता है, नट्स में होता है, मिल्क में होता है, सब में होता है, इसलिए दे आर वेरी गुड। और हमने ये भी शायद डिस्कस किया था कि अगर डार्कनेस है तो क्या होता था, सेरोटोनिन का रिलेशन क्या था मेलेटोनिन के साथ? सर अगर डार्कनेस है तो सेरोटोनिन मेलाटोनिन में कन्वर्ट हो जाएगी, गुड फॉर स्लीप होगा। और अगर हाँ हाँ लाइक स्लीप से पहले लाइक ब्लू आईज, ब्लू लाइट या फिर कोई ऐसी चीज होगी तो वो सेरोट उसको मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को कम कर देगी, जिससे भी वो स्लीप में प्रॉब्लम आएगी। हाँ, हम पढ़ चुके हैं इसका मतलब सारा, मैं तो आपको रिपीट कराई जा रहा हूँ सारा कुछ दोबारा से, बता भी नहीं रहे हो। सो जैसे ही आप लाइट कम करोगे तो क्या होएगा, सेरोटोनिन चेंज होएगी मेलेटोनिन में, राइट। तो ये कर चुके हैं, हम आगे चले। उसी एग्जाम्पल में फिर से आ जाओ, उसी एग्जाम्पल में, उसी जंगल में। अब नदी के किनारे मैंने क्या बोला, दो तरह के लोग थे। एक बाहर है जो गार्ड खड़ा हुआ है। वो गार्ड क्या है, वो सिंपैथेटिक सिस्टम है, जो बाहर गार्ड है, जिसका काम क्या है, बाहर से कोई डेंजर आया उसको प्रोटेक्ट करना, राइट। तो वो हमेशा क्या करेगा, वो हमेशा अलर्ट रहेगा, उस चीज से बाहर से कोई डेंजर नहीं आना चाहिए। बट विद इन इनसाइड जिसने काम करना है, तो एक बंदा है उसका जो, जो किसका काम है, जो चौकीदारी का काम करता है, वॉचमैन है, जो जो बीच बीच में घूम रहा है, वो बहुत अलर्ट है। उसका काम है छोटी छोटी किसी भी चीज को पिक करना, और अपने बेसिक जो जिसका काम है, ये जो बॉर्डर पे खड़ा है, उसकी पूरी यूनिट है, उसको डिपिक्ट करना कि ये प्रॉब्लम आई है। तो जो वॉचमैन है वो क्या है, वो नॉन एपिनेफ्रिन है बेसिकली। तो इसको आप कह सकते हैं
एड्रेनलिन क्या है, फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन। पर जो उसका फ्यूल है, जो जिसने वो ट्रिगर करना है, जिसने उस चीज को लेके आना है, वो है नॉन एपिनेफ्रिन, जिसको नॉन एड्रेनलिन भी बोल देते हैं। राइट। तो अगर वो सर्ज होगी, अब इसका फंक्शन क्या है, अटेंशन लेके आना, स्ट्रेस रिस्पॉन्स लेके आना, फियर, पैनिक, ये सारा इसका काम है ओवरऑल। नेचुरली अगर लो होएगा और हाई होएगा तो इसके अपने अपने सिम्टम्स होंगे, मुझे लगता है हम वो डिस्कस कर चुके हैं। देन हमने डिस्कस किया कि उस जंगल में एक और बंदा है, जब कोई भी प्रॉब्लम हो लोग उसके पास जाते हैं, वो है गाबा। राइट। सो गाबा क्या करता है, ब्रेन को क्वाइट करता है। तो ये लेके चलो कि वो जंगल में एक संत की तरह है जो बैठा हुआ, जो कभी प्रॉब्लम होगी आप उसके पास जाओ, वो उसका हल बताएगा, ये करना है, और आप में शांति आ जाएगी, आपको वो चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसका मतलब कि वो क्या करेगा, वो आपके ब्रेन को क्वाइट करेगा, तो वो स्लीप इंड्यूस करेगा, कामनेस लेके आएगा। राइट। एंजाइटी को कम करेगा, स्लीपलेसनेस को बेटर करेगा, जो मसल टाइटनेस होती है उसको रिड्यूस कर देगा। राइट। और यही गाबा अगर इंक्रीज हो गया तो क्या करेगा, नेचुरली अगेन वही जो दूसरा करेगा, सर्टेन करेगा, स्लगिश कर देगा, वो ड्राउजीनेस कर देगा, इमोशनल फ्लैटनेस कर देगा, ये वाले सारे इश्यूज आ जाएंगे। राइट। तो रोमिता, जो आपका क्वेश्चन था बेसिकली रोवल्फिया का, कि रिपीट करना क्वेश्चन रोमिता। सर मैं ये पूछ रही थी कि जो रोल्फिया में रेस्पिरिन रेसरपाइन करके जो वो होता हाँ है अल्कलॉइड, वो बेसिकली डिक्रीज करता है कोटेकोलोमाइन को, हाँ। कैटेकोलोमाइन को और सेरोटोनिन को। हम्म कैटेकोलोमाइन को डिक्रीज करता है, मतलब ब्लड प्रेशर कम कर देगा, हम्म सिंपैथेटिक को कम कर देगा, हम्म और पैरासिम्पथेटिक को एक्टिव कर देगा। लेकिन सर हम्म सेरोटोनिन को कम करने से हमें क्या फायदा है? क्योंकि हम्म। वो तो मूड को ठीक। अच्छा करता है, मूड मूड को अच्छा कर रहा है, राइट राइट राइट। स्लीप अब लेके आ देखो रहा है। इसको, हाँ हाँ, अब इसको समझो क्या कर रहा है। राइट। सो रिवल्फिया बेसिकली क्या काम करता होगा, देखो रिवल्फिया का काम क्या है। रिवल्फिया में अगर देखोगे ना, एल्कोलॉइड कितने हैं, मोर देन 50 एल्कोलॉइड्स हैं इसमें, अगर रिवल्फिया को आप ओवरऑल देखोगे। राइट। पर रिवल्फिया एक्ट किसके थ्रू करती है नॉर्मली ना, आप इसको बोलो कि न्यूरो ट्रांसमीटर मॉड्यूलेशन के थ्रू। तो उसके थ्रू ये सीबीएस, नर्वस और मूड एंड बिहेवियर के ऊपर काम करती है। तो इसका पैथोजेनेसिस क्या है, थ्रू न्यूरो ट्रांसमीटर मॉड्यूलेशन। तो आप ऐसे लगो, ऐसे इसको समझो कि जैसे ये वॉल्यूम का काम करती है, वॉल्यूम को टोन डाउन करना, उसको टर्न डाउन करना, जस्ट स्लो ब्रेकिंग लगाना ऑन द इंटायर सिस्टम, माइंड पर और बॉडी पर। तो ये किन पेशेंट्स में काम करेगी, राइट, किन पेशेंट में, ये सारे वो पेशेंट में काम करेगी जिसमें डोपामिन एंड सेरोटोनिन, नॉन एपिनेफ्रिन, ये सारे के सारे हाई पर चल रहे हैं, सारे के सारे हाई पर चल रहे हैं। और जब हाई पर चल रहे होंगे तो क्या होगा, हाई में पेशेंट रिलैक्स नहीं रह रहा है, वहां पर वो पेशेंट डल रह रहा है। राइट। फ्लैटनेस हो रही है इमोशनल की, डोपामिन हाई रह रहा है। तो इसमें ना एक चीज और है जो समझनी बहुत जरूरी है, जिसे कहते हैं ब्रेकडाउन। जैसे डोपामिन है, राइट, डोपामिन सिक्रीट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, मगर वो अगर रेपिटेटिव एक्शन चल रहा है तो वहां पर उसको बोलते हैं क्रैश, डोपामिन का क्रैश होना। जब क्रैश हो जाएगा तो बिल्कुल ऑपोजिट स्टेट आ जाएगी डोपामिन से, डलनेस और वो सारी, मूड नहीं करना, इरिटेशन, वो सारी स्टेट आ जाती है। तो ये जो इसका इसका जो एलिमेंट है रेस्पिरिन का, तो उसका उस वो करता क्या है बेसिकली, कहते हैं इट डिप्लीट्स द न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम स्टोरेज द वेसिकल इन द नर्व एंडिंग। आपने अगर आप पढ़ के देखो न्यूरोट्रांसमीटर काम कैसे करते हैं, इसके जो केमिकल्स होते हैं ना, वो छोटे छोटे वेसिकल्स में उस नर्व एंडिंग के पास पड़े रहते हैं वहां पर। राइट। जो उनको डिप्लीट कर देता है, स्टोरेज को। तो जब वो डिप्लीट होंगे तो वो वैसे काम नहीं कर सकते। राइट। तो जैसे अब अवेलेबल नहीं है, सपोज सेरोटोनिन अवेलेबल नहीं है, डोपामिन अवेलेबल नहीं है, नॉर एपिनेफ्रिन अवेलेबल नहीं है, जब उसको टोन डाउन करेगा तो क्या होएगा, सेडेटिव इफेक्ट, सेडेशन आएगी। तो आप ये लेके चलो कि जो रोवल्फिया का काम है बेसिकली, ये सेडेट करके, सिस्टम को सेडेट करके, एजिटेशन को कम करके ब्लड प्रेशर को कम करेगा। राइट। तो इसीलिए इसको आप उन पेशेंट्स में देखोगे, आप क्लिनिकली देखोगे कि रोवल्फिया उन पेशेंट में ज्यादा काम करती है जो पेशेंट हाइपर एक्टिव होंगे, जिनमें बीपी के साथ एजिटेशन है, हाइपरटेंशन है, और स्ट्रेस और स्ट्रेन के सिम्टम बहुत ज्यादा है, वहां पर ये काम करती है। तो ये काम कैसे करती
है इन सभी केमिकल्स को कम करके। यहाँ पर इशू मूड नहीं है, वो मूड उसका हाइपर है इस समय। उसके सारी की सारी स्टेट्स हाइपर स्टेट चल रही हैं। सेरोटोनिन भी हाई चल रहा है, और दूसरी तरफ उसका सिंपैथेटिक सिस्टम भी हाई है, डोपामिन भी हाई है, और साथ में नॉरएपिनेफ्रिन भी हाई है, और एड्रेनलिन भी हाई है। ये सारी की सारी ओवरऑल स्टेट पेशेंट की है। तो पेशेंट कैसा होएगा? एजिटेटेड होएगा, एंग्शियस होएगा, छोटी छोटी बात पे इरिटेशन हो जानी, छोटी छोटी बात पे रिएक्ट कर देना। उन पेशेंट में जब आप रोवल्फिया दोगे तो ये पेशेंट बेटर फील करेगा। एम आई क्लियर? यस सर। मगर उसके बाद की स्टेट क्या होगी? जब आप इसको रेगुलर दोगे तो क्या करेगा? क्या होएगा जब रेगुलर दोगे तो? हम चीजें देखते नहीं है ना। जैसे कई बार हमारे पास पेशेंट आता है, वो कोलेस्ट्रॉल की रेगुलर मेडिसिन खा रहा है पिछले 1.5 साल से, और हम ध्यान ही नहीं दे रहे उसको कोलेस्ट्रॉल कम है। फिर हम भूल जाते हैं कि सारे के सारे हमारे विटामिन डी एंड ऑल दैट जितने भी हार्मोन्स वगैरह हैं, सारे सारे कोलेस्ट्रॉल से बनने हैं, वो कम हो जाएंगे। राइट? तो ये चीजें कैसी हैं? ये चीजें इंटर रिलेटेड हैं। तो जब आप इसको बार बार दोगे तो क्या होएगा? डोपामिन कम हो जाएगा, पेशेंट का सेरोटोनिन लेवल कम हो जाएंगे, उल्टा वो लो मूड में रहना शुरू हो जाएगा। राइट? अब हाइपर स्टेट से क्या आ गया? डिप्रेसिव स्टेट आ गई। तो इसीलिए ये जो, अगर आप उस पेशेंट में रेगुलर दोगे तो डिप्रेशन के सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। काम पे ना जाने का मन करना, भूख ना लगना, किसी चीज में इंटरेस्ट ना रहना। जैसे पेशेंट कहता है कि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं बनता किसी चीज में, मेरा मन ही नहीं करता। मतलब क्या है? उसका मोटिवेशन नहीं है। आप सुबह जब उठते हो, कहीं जाते हो, उसके पीछे कुछ पर्पज है। जो पर्पज है वो रिवॉर्ड है, वो डोपामिन है। राइट? इसीलिए जब हम कुछ भी करते हैं, फोटोग्राफ क्लिक करते हैं अच्छी सी, वो डोपामिन रिलीज करती है। अगर वॉक करके आते हो, राइट, तो फॉर एग्जांपल कोई लेडी है, जब वो अपने उसको देखती है स्केल के ऊपर उसका वेट कम हो गया, डोपामिन के ऊपर रश, उस पे स्टिमुलस मिलता है, रिवॉर्ड के ऊपर चल रहा होता है सारा कुछ ये। राइट? एक बच्चा है, उसको छोटा सा स्टार दे, टीचर स्टार दे देती है, आपके लिए वो यूजलेस है, और बच्चे के लिए वो दुनिया है। वो नहाने के टाइम भी हाथ ऊपर रख के नहाने वाला है कि ये धुल ना जाए। राइट? तो वो जितनी बार देखेगी उसको डोपामिन रश मिलेगा, उसको अच्छा लगेगा स्टार देख के कि हाँ, मैडम ने मुझे स्टार दिया, सबको जाके दिखाएगी मैडम ने मुझे स्टार दिया। राइट? तो वो क्या करता है? वो डोपामिन को स्टिमुलेट करता है। मगर दूसरी तरफ क्या है? जब आप इसको रेगुलर दोगे तो ये डोपामिन को कम करेगा, सेरोटोनिन को कम करेगा, नॉन एपिनेफ्रिन को कम करेगा। जब कम करेगा तो डिप्रेसिव स्टेट आनी शुरू हो जाएगी, और इसीलिए मॉडर्न मेडिसिन में रोवल्फिया को देना बंद कर दिया। और स्पेसिफिकली अगर आप डिप्रेशन वाले पेशेंट को रोवल्फिया दे रहे हो हाइपरटेंशन के केस में, वहां तो ये बिल्कुल केओस क्रिएट कर देगा। अगर आप उसको क्यू दे रहे हो तो वहां पर ये बहुत नुकसान करेगा। तो आपको हमेशा डू एंड डोंट्स पता होने चाहिए कि कब देनी है, कब नहीं देनी है, कौन से पेशेंट में काम करेगी। तो थेरापेटिक भी, जो हम एकदम से कह देते हैं ना ये थेरापेटिक है जी, थेरापेटिक भी थेरापेटिक नहीं है बेसिकली। उसमें भी सिम्टम सिमिलैरिटी और अंडरस्टैंडिंग है पैथोजेनेसिस की। अगर उसके बगैर दोगे नहीं काम करेगी, जब तक आप उसको समझ के नहीं दोगे ये काम नहीं करने वाली। राइट? सपोज पेशेंट पार्किंसंस का है और आप उसको रोवल्फिया दे रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आगे ही इशू पार्किंसंस में डोपामिन का है। तो अगर आप इसको दोगे रोवल्फिया को तो वो रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस हो जाएगा, पार्किंसंस और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट उसको भी समझना, डिजीज के पैथोजेनेसिस को। इज इट क्लियर? यस सर। तो इसको ऐसे लेके चलो, जैसे हमने पहले बोला कि दिस इज फायर, दिस इज फ्यूल फॉर द लाइफ। और अगर आप फ्यूल ही निकाल दोगे तो गाड़ी कहाँ चलाओगे? आप कैसे चलाओगे गाड़ी? सो गाड़ी को चलाना डोपामिन ने, पर स्मूथली चलाना सेरोटोनिन ने। राइट? इमरजेंसी ब्रेकिंग का काम नॉरएपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन उसका आएगा कि किसी कोई क्रैश ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, वो सारा उसका आएगा। राइट? तो सेकंड जो इसमें एलिमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अलावा रोवोल्फिया में, वो क्या है? एजेमिलिन, AJMALIN, पढ़ा इसको? क्या करती है ये? देखो ये क्या करती है। अब ये सोडियम को बाइंड करती है। अब जब सोडियम को बाइंड करेगी तो क्या होएगा? बेसिकली इट इज सोडियम चैनल ब्लॉकर। राइट? तो ये क्या करता है? अगर हमने पीछे क्या पढ़ा था, जब सोडियम ब्लॉक हो जाता है तो क्या होता है?
हमने क्या पढ़ा था? फिर इंट्रा सेल्यूलर उसमें कैल्शियम आ जाता है। हाँ, कैल्शियम भी आ जाता है, और को और फिर नॉर्मली ये कंट्रैक्शन बढ़ जाती है। हाँ, कंट्रैक्शन बढ़ जाएगी, तो बेसिकली ये अरिदमिया में चला जाएगा पेशेंट ना। अगर उसमें इशू है तो ये उसको ब्लॉक कर देता है। तो ये सोडियम चैनल जो ब्लॉक है वो क्या करेगा? वो रिदम को स्टेबलाइज करेगा, पर्टिकुलर इन द कार्डियक मसल। सो ये अरिदमिया को कंट्रोल करेगा। सो वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया, एट्रियल फिब्रिलेशन, वहां पर ये बहुत अच्छा काम करेगा। राइट। सो वेन एवर देर इज ए नर्वस स्टिमुलेशन और उसके कारण रिदम की प्रॉब्लम आ जाए, राइट। सपोज अरिदमिया हो रहा है, पर हो रहा है स्ट्रेस के कारण, पैथोलॉजी कोई नहीं है पेशेंट में, राइट। कोई और इशू नहीं है जिसके कारण अरिदमिया हो रहा है, स्ट्रेस है जिसके कारण अरिदमिया हो रहा है, और हाई एड्रेनलिन है, सपोज सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेटेड है उसका, हाई एड्रेनलिन में, नॉर एड्रेनलिन में, और स्ट्रेस के कारण अगर अरिदमियाज हो रहे हैं तो वहां पर वोल्फिया का एक्शन बहुत अच्छा होएगा, क्योंकि उसमें एक एलिमेंट है जो कि सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है, इसलिए उसको जो रिदम है उसको बैलेंस करेगा। साथ में जो उसका अदर पार्ट है, जिससे डोपामिन कम होएगा और बाकी चीजें कम होएगी, तो जो एड्रेनलिन लेवल है वो भी फॉल करेगा, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हेल्पफुल है। तो इसीलिए इट इज ए वेरी गुड रेमेडी इन दैट कंडीशन ऑल्सो। याद रहेगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एक तरह से, इट इज ए पेस मेकर। ये होम्योपैथी का पेस मेकर है। ये स्टेबलाइज करता है उस चीज को, क्या बोलते हैं, उसकी कॉन्ट्रैक्शंस को। तो ये रिड्यूस करेगा ऑटोमेटिसिटी को, इट 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 सप्रेस द एक्टॉपिक जो बीट्स आ रही होती हैं, जो भी एक्टॉपिक बीट्स आ रही हैं उसको सप्रेस करेगा। तो ये स्टिमुलेट करता है, किसको स्टिमुलेट करता है? कैटाकोलामाइन को। तो उस सेंस में ये स्ट्रेस के कारण जो अरिदमियास के पेशेंट्स होंगे, जिनको बहुत ज्यादा हार्ट बीट तेज हो रही है, राइट, तो उस कंडीशन में उनको हेल्प करेगा। क्लियर है? क्लियर है? इस यहां पर कोई डाउट तो नहीं? वो बोल पो। नो सर। देन सर उसके बाद आती है सर्पेंटाइन। अब सर्पेंटाइन क्या है? बेसिकली इट इज अ माइल्ड हाइपोटेंसिव एंड ट्रैंकुलाइजर, राइट। इसलिए नर्वस सिस्टम पे काम करेगा, ब्लड वेसल पर करेगा। तो यहाँ पर ये क्या करेगा कि सारे सिस्टम को डाउन करेगा, राइट। तो इसलिए बीपी डाउन हो जाएगा। चौथी एलिमेंट है, देखो इसमें क्या है। हमने तब भी जब डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि आयुर्वेदा में कहते हैं कि उसी प्लांट में उसका एंटीडोट भी पड़ा होता है। तो इसमें अगर और देखोगे तो जो अदर चौथा इसमें एलिमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है यूहिम्बिनम, जिससे यूहिम्बिनम बनती है जो हम यूज करते हैं। यूहिम्बिनम वैसे ही काम करती है जैसे वियाग्रा काम करती है, राइट, जो ट्रीट करते हैं इम्पोटेंसी में। तो बेसिकली इट एक्ट बाय स्टिमुलेटिंग द एड्रेनलिन फ्लो। ये एड्रेनलिन के फ्लो को इंक्रीज करेगी, राइट, ब्लड प्रेशर इन उल्टा इंक्रीज करेगी, हार्ट रेट इंक्रीज करेगी, नॉर एप्रेफ्रिन को इंक्रीज करेगी। अब देखो ये यहाँ पर है क्या, यहाँ पर ऑपोजिट स्टेट नहीं होगी? यस सर। फिर क्या करेंगे? देखो मर्फी ने क्या लिखा हुआ है, मर्फी ने इसमें लिखा हुआ है, कहता है क्लियर डिमिनिएशन ऑफ लिपिडो विद टेम्पररी फेज ऑफ एक्साइटमेंट। क्या लिखा हुआ है देखो, क्लियर डिमिनिएशन ऑफ लिपिडो विद टेम्पररी फेज ऑफ एक्साइटमेंट, इसमें लिखा हुआ। सोच के देखो, इमेजिन करो इसकी पर्सनैलिटी को, कैसी पर्सनैलिटी हुई। जो इसकी स्टेट है वो एक्साइटेड है, विद डिक्रीज लिपिडो, लिपिडो डिक्रीज है, सेक्सुअल डिजायर डिक्रीज है, और इसकी स्टेट एक्साइटेड है। तो ऐसे लेके चलो इसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, जहां पर जो इसका माइंड है, बेसिकली मेंटल स्टिमुलेशन, राइट, वो कैसे है? इट इज ओवर स्टिमुलेटेड लाइक यूहिम्बिनम, यूहिम्बिनम की तरह
ओवर स्टिमुलेटेड है। मैंने कहा बोला किस पे काम करती है, एड्रेनलिन के ऊपर। इंक्रीज करती है ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट को इंक्रीज करती है, नॉरएपिनेफ्रिन को इंक्रीज करती है। तो इसमें ऐसे देखो कि वेयर द माइंड इज ओवर स्टिमुलेटेड लाइक ए यूहिम्बेनम स्टेट, बट द सोल इज एग्जॉस्टेड लाइक ए रेस्पिरिन। राइट, सोल एग्जॉस्टेड है बिल्कुल, राइट, लो ऑन द, फॉर एग्जांपल उस स्टेट में। तो जो रोवल्फिया की पर्सनैलिटी है ये वैसी होएगी। तो कैसी होएगी, लिपिडो कम हो जाएगी और माइंड ओवर एक्साइटेड होएगा। तो अगर इसको रोवल्फिया को दोगे तो क्या होएगा, बैलेंस आएगा इसमें। एक्साइटेड स्टेट कम हो जाएगी और लिपिडो बेटर हो जाएगी। तो इसीलिए इसमें योहिम्बिनम है। तो बेसिकली ये बैलेंस क्रिएट करता है, ये प्लांट दोनों स्टेट को बैलेंस क्रिएट करता है। राइट, तो दोनों स्टेट इसमें आती है। क्लियर है कि कोई डाउट है? सो योहिम्बिनम का होना इसलिए जरूरी है इसमें। माइंड एक्साइटेड, लो इन लिपिडोज को माइंड में रखना है आपने। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट, क्लिनिकली कहाँ कहाँ यूज होती है ये रोवल्फिया, हाइपरटेंशन के अलावा कहाँ यूज होएगी वो देखो, कहाँ कहाँ यूज करेंगे। सर स्लीप डिस्टरबेंसेस में भी हो सकती है। बिल्कुल, वहां भी दे सकते हैं, राइट। सो इट कैन बी यूज्ड इन बोथ हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन, उसमें यूज कर सकते हैं हम इसको। पार्किंसंस में यूज कर सकते हैं, इम्पोटेंसी। राइट, रोवल्फिया अगर क्यू होएगी तो पार्किंसंस को इंड्यूस करेगी। तो हम होम्योपैथिक प्रिंसिपल को यूज करके उसको अगर 30 में देंगे तो ये उसमें हेल्प कर सकती है पार्किंसंस में। इट इज अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर कोलाइटस एंड आईबीएस, उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन होएगी। राइट, ऐसे ही ग्रेव डिजीज में इसका बहुत अच्छा रोल होएगा। राइट, और क्रॉनिक एलर्जीज बेसिकली इसमें आप इसको याद रखना है। अगर मर्फी में या किस में लिखा हुआ है क्रॉनिक एलर्जिक कंडीशन प्रोग्रेसिंग टू कैंसर्स, उसमें इसका बहुत अच्छा रोल है क्लिनिकली। और क्रॉनिक पेनकटाइटिस और कॉर्नियल ओपेसिटीज, तो हमेशा जब पढ़ते हो ना कोई भी दवा, उसको क्लार्क से जरूर पढ़ा करो। क्लार्क को जब आप स्टार्ट करते हो ना, उससे सबसे पहला जो पैराग्राफ दिया होता है वो क्लिनिकल दिया होता है। उसमें नंबर ऑफ डिजीजेज होती हैं, सारी की सारी ओवरऑल डिजीजेज लिखी होती हैं, वो देखनी बहुत जरूरी है। वहां पर आपको पता चलेगा कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं इसको। क्लियर? अब इसके कीनोट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किसी को पता है इसके कीनोट्स कुछ याद है? इसकी कीनोट, इसकी फैमिली, फैमिली क्या थी? एपोसाइनेसिए या डॉग बेन फैमिली। ठीक है ना, वो क्या करती थी? अंशित क्या करती थी वो? फिर भी आदमी ऐसे। वो करती थी स्ट्रेंथ के साथ वीकनेस। सो इसमें एक चीज को हमेशा याद रखो, अल्टरनेशन। इसमें अल्टरनेशन क्या है, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ मूड में भी है। एक तरफ बहुत अच्छा मूड, दूसरी तरफ बिल्कुल डिप्रेसिव स्टेट। अगर आपको पेशेंट इसमें मिलता है, एक तरफ से बिल्कुल स्ट्रेंथ सारे काम कर लेगा और एक तरफ से बिल्कुल उठा ही नहीं जाता है, तो कुछ दिन उसके ऐसे होंगे जो बिल्कुल जाएगा ही नहीं कहीं पर। और कुछ दिन ऐसे होंगे जिसमें हाइपर एक्टिव हो जाएगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं एज ए डायग्नोसिस में इस कंडीशन को? बाइपोलर। डॉक्टर साहब, बाइपोलर स्टेट। तो इसलिए बाइपोलर स्टेट में भी इसको यूज किया जा सकता है। सो अगर आप रूब्रिक देखोगे, वीकनेस ऑल्टरनेटिंग विद द फीलिंग ऑफ स्ट्रेंथ, सिर्फ 5 दवाई हैं उसमें, रोवल्फिया साथ में पड़ी हुई है। वीकनेस भी है और ऑल्टरनेशन भी है। राइट, अनदर थिंग इसमें दूसरी तरफ क्या है, एक्सर्शन की डिजायर, वो बहुत स्ट्रांग है इसमें। तो आप अगर रूब्रिक देखो, वियरीनेस, थका हुआ, पर एक्सर्शन अमेलियोरेट, 5 मेडिसिन है उसमें एक रोवल्फिया है। राइट, बाकी के जो सिम्टम्स हैं इसमें वो आपको मिलेंगे उसके केमिकल के कारण, जैसे स्किन रेडनेस विद पर्सपिरेशन। राइट, हाई एड्रेनलिन की निशानी है। इसीलिए अगर आप रूब्रिक देखो, हाइपरटेंशन विद रेड फेस, अगर आप देखोगे ना हाइपरटेंशन विद रेड फेस, 4 मेडिसिन है उसमें, 4 मेडिसिन में से एक रोवल्फिया है उसमें। राइट, सो इसमें क्या रहेगा, स्किन रेडनेस विद पर्सपिरेशन, स्लीपलेसनेस रहेगी हाई कॉर्टिसोल के कारण, 3 AM टिल 4 PM, इसका स्पेसिफिक टाइम है, 3 बजे से 4 बजे तक नींद नहीं आना। पेल्पिटेशन ऑफ द हार्ट,
राइट, पेल्पिटेशन हो रही है हार्ट की, पर आराम कैसे मिल रहा है? वॉकिंग अमेलियोरेट, राइट। स्टैंडिंग अमेलियोरेट भी है, उसमें सिर्फ एक दवाई है, पर वॉकिंग अमेलियोरेट में 12 में से एक दवाई ये है इसमें, राइट। और दूसरी तरफ क्या होता है, क्योंकि ये हार्ट के लिए भी, हार्ट को भी इफेक्ट करेगी, दूसरी तरफ आपको पेशेंट में क्या मिलेगा, दूसरी स्टेट, ऑपोजिट स्टेट मिलेगी। थोड़ी सी भी एक्सर्शन के पास बाद सांस चढ़ जाना, कितने सारे आपको सिम्टम्स मिलेंगे, जैसे रेस्पिरेशन डिफिकल्ट आफ्टर शॉर्ट रनिंग, स्टेयर्स चढ़ने पर सांस ना आना, राइट। ये सारे के सारे सिम्टम भी इसके साथ मिलेंगे ऑन, और साथ में अल्टरनेशन मिलेगी कि एग्जर्शन से इसको बेटर भी फील होएगा, राइट। तो ये है इसमें, सेक्सुअल डिजायर इसमें डिक्रीज मिलेगी। देखो स्टूल भी क्या है, स्टूल वाटरी अल्टरनेटेड विद द लूज, सर्च करके देखो, सिर्फ एक ही दवाई है रोवल्फियर, एक तरफ स्टूल वाटरी है और अल्टरनेट हो रहा है लूज के साथ। और कौन सी मेडिसिन मैंने आपको क्लास में बताई थी जिसमें नंबर ऑफ स्टूल्स ज्यादा होते हैं और फॉर्मेशन ठीक होती है? पेशेंट बोलेगा नंबर ऑफ स्टूल ज्यादा है, फॉर्मेशन ठीक है, लूज नहीं है स्टूल, ना ही कॉन्स्टिपेशन है ना ही लूज है। निधि, रोमिता, ऐसे मत करो। 4, ਤੁਸੀਂ ना रैम नवी पा लो, हार्ड डिस्क भी ਵੱਡੀ पा लो तो रैम भी नवी पाओ। ਉਹ मैं बुढ़े वेले याद करी बैठा, तुझ ते जवान हो जे। जट्रोपा लिख लो, जट्रोपा। जट्रोपा में पेशेंट आके बोलेगा कि नंबर ऑफ स्टूल्स ज्यादा है, राइट, स्टूल की फॉर्मेशन बिल्कुल नॉर्मल होगी, नंबर ऑफ स्टूल ज्यादा होंगे। देखो यहाँ पर स्पेसिफिटी क्या है कि लूज है, ऑल्टरनेट करेंगे उसके साथ, राइट। डिस्टेंशन, राइट, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, ईटिंग आफ्टर लिटिल, थोड़ा खाने के बाद एकदम से पेट का भर जाना, तो यहाँ पर लाइकोपोडियम जैसी स्टेट भी देखो आएगी इसमें, थोड़ा खाने पर ही पेट का भर जाना, रोवल्फिया, राइट। और दूसरी तरफ क्या है, हार्ट बर्न ईटिंग अमिलियोरेट, उसकी फिर ऑपोजिट स्टेट है कि एक तरफ क्या है, डिस्टेंशन है थोड़ा सा खाने के बाद, दूसरा क्या है कि अगर हार्ट बर्न हो रहा है तो थोड़ा सा कुछ खा लेगा उससे बेटर फील होएगा। ड्राइनेस ऑफ द थ्रोट, कोल्ड ड्रिंक अमिलियोरेट, अगेन वही सिम्टम है जो मैं पहले कह रहा हूं आपको, एड्रेनलिन का सिम्टम है, क्योंकि जब भी कॉर्टिसोल लेवल ज्यादा होएगा, एड्रेनलिन ज्यादा होएगा, मुंह सूखने लगेगा। सो ड्राइनेस ऑफ द लिप्स इन द पेशेंट, जिसमें लिप्स ड्राई रहते हैं, वो साइन है हाई कॉर्टिसोल के, हाई एड्रेनलिन के, राइट। और अगर किसी के लिप्स अगर देखना, हमने डॉक्टर राजन शंकरन देखना, अगर आप उनको कभी फेस टू फेस मिलो, तो वो लिप्स बिल्कुल हमेशा उनके वेट रहते हैं बिल्कुल, तो ये साइन होते हैं इंटरनल हार्मनी के, इंटरनल हार्मनी जिसे बोलते हैं ना, तो वो बिल्कुल मॉइस्ट रहेंगे वो। तो ये ड्राइनेस के जो साइन है, ये ड्राइनेस के साइन है हाई कॉर्टिसोल लेवल के, राइट। सो इसका कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन लेवल हाई रह रहा है, तो इसमें क्या सिम्टम आएगा, ड्राइनेस ऑफ थ्रोट, कोल्ड ड्रिंक अमिलियोरेट, सिर्फ 7 है। ड्राइनेस ऑफ थ्रोट ऑन वेकिंग, राइट। और इसमें मैंने आपको बोला था कि लेक्सिस जैसा सिम्टम है इसमें, जैसे पेन, swallowing एग्रवेट, लिक्विड एंड saliva मोर डिफिकल्ट देन फूड। एक तरफ ये लेफ्ट साइडेड रेमेडी है, दूसरी तरफ इसमें हीट की फ्लैशेस हैं, तीसरी तरफ इसको स्वेलो करना सलाइवा मुश्किल लगता है और एजिटेटेड रहेगा, और इजिली आप इसको मिस कर सकते हो लेक्सिस के साथ। सो इसको, ये भी इसका कीनोट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि थ्रोट में इसको स्लाइवा जब स्वेलो करेगा तो इसको डिफिकल्ट लगेगा, जब पानी पिएगा थोड़ा, फॉर एग्जांपल उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, उससे कम डिफिकल्ट हो जाएगा, मगर अगर फूड खाएगा बेसिकली, राइट, तो वो इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा, पर स्लाइवा बहुत डिफिकल्ट लगेगा। तो ये सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए अगर वही पेशेंट कहता है कि अगर मैं स्लाइवा सॉलो करता हूं तो मुझे जलन होती है, ये पिक्यूलियर हो गया बिल्कुल, ये रोवोल्फिया का कीनोट है। तो ऐसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, और साथ में इसकी कंपैरेटिव रेमेडीज आप देखोगे जब जैसे जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, अब जब आप देखोगे विपिन सर पढ़ाएंगे आपको, तो आपको कंपैरेटिव स्टडी देंगे बहुत सारी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कंपैरेटिव स्टडी है। तो आपको जो कंपैरेटिव स्टडी जरूर आनी चाहिए कि लेक्सिस के अगर ये सेट ऑफ सिम्टम है, अगर ये उसका सिम्टम, उसके साथ और कौन कौन सी रेमेडीज है जो बिल्कुल वैसी ही पड़ी हुई, राइट, तो ये सारी की सारी स्टेट आएगी उसमें। तो उसमें
लेकेसिस की स्टेट मिसिंग हो जाएगी, ये कीनोट प्रेजेंट होएंगे और साथ में स्ट्रेस होएगा और साथ में हाइपरटेंशन होएगा, तो आप उसको रिवल्फिया के लिए जाओगे। सो अनदर कीनोट इज पल्सेशन इन द टीथ, टीथ में पल्सेशन आना, ये भी इसका सिम्टम है, राइट। बाकी मैंने आपको बताया एक्सर्शन के साथ इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सर्शन के साथ चेस्ट भी एक्सर्शन के साथ एग्रेवेट होती है इसकी। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कीनोट जिस इसका याद रखने वाला है वो है कंस्ट्रिक्शन, बैंड और लूप। हमने कितनी सारी रेमेडीज में अभी पहले भी पढ़ा है जिसमें कंस्ट्रिक्शन फील होती है, बैंड और लूप। इसका रुब्रिक देखो क्या लिखा हुआ है, कहता है हेड कंस्ट्रिक्शन कंट्रैक्शन, बैंड और लूप, फोरहेड एप्लीकेशन कोल्ड अमिलियोरेट। कोल्ड एप्लीकेशन से अमिलियोरेट होएगा, नहीं तो ये पूरा का पूरा बैंड फील होएगा ओवरऑल। तो यहाँ पर कंस्ट्रिक्शन ऑफ द हेड, पर अगर ठंडा पानी डालोगे वही टोन उसकी रिड्यूस हो जाएगी जब आप ठंडा पानी डालोगे। ओनली वन रेमेडी दैट इज रिवल्फिया। बैकग्राउंड में ये तभी कीनोट काम करेगा अगर बैकग्राउंड में रिवल्फिया की स्टेट पड़ी हुई है। स्टेट क्या है रिवल्फिया की? दैट इज स्ट्रेस, दैट इज हाई स्टेट, जहां पर एड्रेनलिन नॉरएपिनेफ्रिन ये सारी के सारे हाई चल रहे हैं वहां पर। और इसमें एक बहुत पिक्यूलियर ड्रीम्स है, जॉ का ब्रोकन। बहुत लोगों को ड्रीम्स आते हैं टीथ जो है निकल गए हैं, टीथ ब्रोकन हो गए हैं, टीथ टूट रहे हैं, ये ड्रीम्स आते हैं, उसमें भी रिवॉल्फिया पड़ी हुई है। तो स्पेसिफिकली अगर जॉ ब्रोकन का ड्रीम है तो वहां पर भी ये पड़ी हुई है, राइट। अनदर डिजीज जिसमें ये बिल्कुल स्पेसिफिक रहेगी, देखो एक डिजीज है जिसमें ट्रैकीकार्डिया है, हाई बीपी है, एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस है, इंसोम्निया है, वेट लॉस है, ट्रेमर्स है, स्वेटिंग है एंड हीट इनटॉलरेबल है। अब इसको हॉट नहीं ले लेना है, हीट इनटॉलरेबल को, ये डिजीज का पार्ट है, तो इसको बोलते हैं ग्रेव डिजीज, राइट। ऑटोइम्यून हाइपरथायराइडिज्म, उसमें ये स्पेसिफिक की तरह काम कर सकती है रोबल्फिया। तो इसके सिम्टम सारे मैच करते हैं, दैट इज ट्रैकीकार्डिया, हाई बीपी, एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस, इंसोमनिया, वाटर लॉस, ट्रेमर्स, ये सारे। अनदर जिन इनके रिलेशनशिप, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिलेशनशिप के लिए आपको नैश को पढ़ना चाहिए, नैश के भी एक्सटेंडेड वर्जन को पढ़ना चाहिए, राइट। और जब हम किसी भी ऑथर को पढ़ते हैं ना, हम हमें अकेला उसको नहीं पढ़ना चाहिए, उसकी फिलॉसफी और उसका माइंडसेट, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप नैश को पढ़ोगे तो नैश क्या बोलेगा, नैश क्या बोलता है? एनीबडी जो नैश को पढ़ा हो? डॉक्टर साहब, यस सर। नैश में क्या मिलता है ऐसा खास जो बाकियों में नहीं है? कंपैरेटिव क्लिनिकल केसेस हैं, और जो एक चीज मैंने पढ़ी थी रिलेशनशिप को वो बहुत निगेट करते हैं। ये जो हम भी करते हैं कि कुछ मेडिसिन आपस में निमिकल है, तो वो उस रिलेशनशिप को बहुत निगेट करते हैं कि नहीं, ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। हम्म। तो डिफरेंशिएशन उनकी। यस। और क्यों करते हैं वो निगेट, ये भी बताओ अब, पता है तेरे को? एक निगेट उनका एक्सपीरियंस होगा। नहीं, सब कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, पर रिलेशनशिप तो है ना। हम्म। वही कह रहा हूं मैं, जब भी आप किसी को सुनते हो ना, सपोज मैं कोई बात आपको बोल रहा हूं, आप जब वो बात को सुनते हो और जब आप उसको समझो और अप्लाई करो, तो मेरी पर्सनैलिटी साथ में रखो उसको। अगर आपने मेरी कही हुई बात को समझना है तो, वो कहते हैं ना, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वट आई हैव सेड नॉट वट यू अंडरस्टूड, राइट। अगर मेरी कोई बात कही हुई है तो आप मेरी बीइंग, मेरी पर्सनैलिटी, मेरा लाइफस्टाइल, मेरा वे ऑफ वर्क, वो सारा पैरेलल एसोसिएट करोगे बैकग्राउंड में, तो मेरी बात की रेलेवेंस समझ आएगी कि ये बात मैंने क्यों कही होगी। ऐसे ही नैश ने क्यों कहा होगा बेसिकली ये, कि रिलेशनशिप वगैरह कुछ नहीं होता, ये फजूल है, ये काम नहीं करते। रिलेशनशिप मतलब हम कहते हैं कि ये एनिमिकल है, ये फॉलो वेल है, वो कहते हैं नहीं करते। कारण क्या है? अगर नैश की फिलोसफी और नैश के केसेस को पढ़ो, नैश की अंडरस्टैंडिंग पढ़ो, वो किस में बिलीव करता था? वो हाई डोज देता था नैश, बहुत हाई डोज, और उसके बाद बहुत ज्यादा वेट करता था।
एनीमिकल का एक्शन, एनीमिकल कब एक्शन में आएगी? सपोज आपने अभी सीपिया दी और सीपिया के 15 दिन बाद ही लेकेसिस दे दी, तो सीपिया का एक्शन अभी एग्जॉस्ट नहीं हुआ है, तो आपने साथ में लेकेसिस दे दी है, वो आपस में लड़ पड़ी हैं, उनकी आपस में नहीं बनती, वो एक दूसरे से बात नहीं करती, उनकी घर में कोई प्रॉब्लम हुई हुई है, वो दरानी है जेठानी है, इसलिए वो पंगे में पड़ गई हैं और आपकी बॉडी उसमें मुसीबत पड़ गई है कि फिर आप कहते हैं यार ये क्या दे दिया मैंने, ये सारा कुछ मिक्स हो गया। अब जिसने वो 15 दिन बाद दे दी दरानी जेठानी, उसको आएगी प्रॉब्लम, तो वो अपनी किताब में लिखेगा कि ये भाई दोबारा से ये आप मत करना, मेरे से गलती होगी, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। मगर नैश पर का बंदा जो दोनों को बहुत दूर रखता है, एक आती है तो दूसरी जाती है, वो भी बीच में उसने आधे घंटे का 2 घंटे का फर्क रखा है कि दूर दूर इनको, यानी कि इनका साया भी मिले ना आपस में। तो नैश जब सीपिया देगा उसको इतनी वेट करेगा कि लेक्सिस जब उसकी प्रिस्क्रिप्शन आएगी दूसरी वाली, तब तक सीपिया कब की एग्जॉस्ट होगी होगी, जब वो दोबारा से लेक्सिस देगा वो बिल्कुल भी एग्रेवेट नहीं करेगी, कोई भी कंडीशन को ट्रिगर नहीं करेगी। आर यू गेटिंग इट? एम आई मेकिंग सेंस? यस सर। ना सुस्त रिस्पॉन्स। यस सर। यस सर। हाँ, डोपामिन ही घट गया लगता ਤੁਹਾਡੇ। हाँ, ਇੱਥੇ ਚਾਕਲੇਟ ਚੁਕਲੇਟ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਰਿਵਾਰਡ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਆਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੋਰਿਕ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਬੋਰਿਕ ਨੂੰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਹਰ ਆਥਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਉਹਦਾ ਵਰਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ भी बैकग्राउंड 'ਚ ਰੱਖो। सो दैट इज वाई जब हमने डिस्कस किया था कैंट को, तो हमने क्या डिस्कस किया था, कैंट के टाइम पर पीछे उसकी जो फिलॉसफी थी उसमें जर्नैलिटी थी पड़ी हुई, कि एक ऊपर कोई भगवान है जिसके कारण ये सारी दुनिया चल रही है, वो उसको बिलीव करता था, इसलिए उसमें कैंट के सभी में स्पिरिचुअलिटी नजर आएगी आपको, सारा कुछ नजर आता है उसकी अंडरस्टैंडिंग से। और उसी टाइम का ह्यूज है जो कहता है मानता ही नहीं हूं मैं उसमें, तो इसलिए वो जो मेडिसिन को मानता ही नहीं है जो एवोगेड्रो नंबर से ऊपर है। अब ये उसको पढ़ के ये नहीं बिलीव कर लेना है कि नहीं होता, आपको उसके लिए जो ह्यूजेज है, उसकी साइकोलॉजी, उसकी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है उस पर जाना चाहिए और उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, वो ठीक है, उसका अपनी वैल्यू है, वो उसी को मानता था, इसलिए जो फार्माकोडायनेमिक्स है उसमें जो उसने वर्क किया कोई और नहीं कर सका। जो उसको मानता ही नहीं है सब्सटेंस को, मानता ही वाइटल फोर्स है, उसने मेंटल की स्टेट सारी ओवरऑल लेके आए। और जो फिजिकल पे मेडिसिन कैसे काम करती है, केमिकली कैसे काम करती है, ये वही कर सकता था जो उसको मानता था, तो उसका भी उतना ही रोल है और उसका भी उतना ही रोल है। तो हम जो कर देते हैं ना ये अलग और वो अलग, ये नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, राइट, समझना है इसको। तो जैसे मैंने आपको बताया लेक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके रिलेशनशिप में। अदर रेमेडी जो इसके रिलेशनशिप बात में आती है वो फॉस्फोरस है, राइट, क्योंकि जैसे फॉस्फोरस में भी अगर सिम्टम पढ़ो, उठने पर चक्कर आना फॉस्फोरस में, राइट, वेकिंग पे, नॉट राइजिंग, राइजिंग ब्राइनिया में, और डस्क में एग्रावेट होना, ये भी फॉस्फोरस का सिम्टम है। Another remedy, arsenic, right? Anxious between 1 a.m. to 3 a.m. उस तब anxious रहेगा। Desire for ice water for sips, agitated state, edema of the lower lids, ये सारे सिम्टम रोवल्फिया में भी है, राइट। आइस वाटर सिप करना, उससे आराम मिलता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया वेगल टोन में चेंज आता है, पेशेंट बेटर फील करता है इसमें, राइट। नक्स वोमिका, स्लीपी आफ्टर मील और शॉर्ट नैप के बाद बेटर फील करना, इसका सिम्टम है, राइट। ऑरम का डिसगस्ट फॉर लाइफ, सुसाइडल टेंडेंसी, पेल्पिटेशन, बोन पेन्स, नाइट एग्रेवेशन, ये भी रोवल्फिया में है, राइट, ये दूसरी स्टेट भी पड़ी हुई। सो इसको ऐसे समझोगे कि हाँ ये वो रेमेडीज हैं जो ऐसी ही हैं, मिलती जुलती हैं। तो अगर इसके माइंड पर आना हो तो सोच के देखो अब इसका माइंड कैसा होएगा, क्योंकि इसमें एक कॉकटेल है, माइंड कैसा होएगा, इसीलिए इसका माइंड कैसा होएगा सोचो जरा। फिर ओवर थिंकिंग में होएगा। हम्म, गुड। और सर ऑल्टरनेट करेगा, हाँ, कभी मूड हम क्या, अच्छा तो कभी हाँ डिप्रेसिव। बिल्कुल बिल्कुल, कौन सा शेर था जो मैं सुनाता होता क्लास में?
कहते किसने जाना है बदलते मौसम का मिजाज, चाहो उसको तो समझ पाओगे फितरत उसकी। कि इतनी जल्दी मौसम नहीं बदलता है जितनी जल्दी मेरी जो बिलेवेड है वो बदल जाती है, एकदम उसका मूड बदल जाता है। राइट। तो वैसी अनस्टेबल पर्सनैलिटी, पर ये कैसी है, वो जो ये जो शेर है ये इग्निशिया के लिए बेसिकली। ये कैसा है, वो पर्सन ही अनस्टेबल है। कभी बिल्कुल मोटिवेटेड है कि आज नहीं छड़ना, बस आज सब कुछ कर देना, उसके बाद 3 दिन पता ही नहीं कहाँ गुम हो गया सारा कुछ। फिर उसके बाद दोबारा दोबारा से हाइपर स्टेट। और कौन सी रेमेडी है जो ऐसे वर्क करती है? फॉस्फोरस सर। वो कैसे है? सर वो भी एकदम हाईली पहले वर्क करेगी पूरे एम्बिशन के हम्म। साथ, जब वो एग्जॉस्ट हो जाएगी देन उसके बाद फिर वो भी ऐसे डाउन चल जाएगी। कौन सा रूब्रिक है, कहाँ लिखा है? रूब्रिक बोलो। चल ढूंढ के डालना इसको। डॉक्टर साहब, हाँ जी डॉक्टर साहब। केड़ी दवाई? इज इट पल्स? हाँ पल्स भी हो सकती है, पर दो एक्सट्रीम्स वाली सीगी ना। मेडोरेनम। हाँ मेट्रोराइनम, मेट्रोराइनम जस्ट लाइक दैट अनस्टेबल। राइट, अनस्टेबिलिटी ਰਹੂਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਅਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਟਰਾਈਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੀ ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਸ ਆਊਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਆਊਗੀ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਆਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ? सर यस लाइक पेंडुलम। ਲਾਈਕ ਅ ਪੈਂਡੂਲਮ, ਪੈਂਡੂਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਪੂਰਾ ਜਾਊਗਾ। हाँ जी ਹੁਣ हाँ ਪੈਂਡੂਲਮ जी। ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ हाँ जी। ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾਊਗਾ, ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਆਊਗੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਰਾਈਟ। ਸੋ देयर इज अ रुब्रिक। रुब्रिक ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ? एनीबॉडी? अल्टरनेटिंग स्टेट्स है कोई रुब्रिक? है कोई? अल्टरनेटिंग स्टेट, मूड चेंजेबल। राइट। सो ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਬ੍ਰਿਕਸ ਇਹਦੇ ਚ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? नो सर। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟ ਹੋਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਿੰਪਟਮ ਜੋ ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਨਸਟੇਬਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਰਾਈਟ। ਦੂਸਰਾ ਸਿੰਪਟਮ ਇਹਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਅਪ ਡਾਊਨ ਆਉਗੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਉਗੇ। ਰਾਈਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਡਨ ਇੰਪਲਸ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜੀ, ਬਹੁਤ ਐਜੀ ਰਹੋਗੇ, ਇਹ ਵਰਡ ਬੜਾ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗਾ ਐਜੀ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋਣਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋਣਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਓਵਰਵੈਲਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਊਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲੀ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਈਪਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਪਲੀਕੇਬਿਲਿਟੀ ਇਹਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਆਊਗੀ। ਅਗੇਨ ਦੇਖੋ ਲੈਕਸਿਸ ਇੱਥੇ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਕਰੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਮੀਨੋਪੌਜ਼, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਰੈਮੇਡੀ ਫॉर दैट। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੈਕਸਿਸ ਆਵੇ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਰੈਮੇਡੀ ਫॉर ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਊਗੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਫॉर एग्जांपल ਇਹਦੀ ਸਟੇਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫॉर एग्जांपल ਮਦਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਰੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੋਂਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਰੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਇੰਨੀ ਫਿਊਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹਦਾ ਲਾਊਡ 뮤직 ਹੈ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਖੋ ਜਾਊਗਾ, ਵਿਡਰੋਲ ਸਟੇਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ।
राइट। ड्यूरिंग आर्गूमेंट एकदम स्क्रीम करना शुरू कर देना ਜਾਂ ਸੌਬਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਟਮ ਇਹਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੈਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸ਼ੇਕਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸ਼ੇਕਿੰਗ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਗਰੈਟ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਟੇਟ ਆਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਟਮ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਟਮ ਇਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੂਬਰਿਕਸ ਜਾਂ ਤੇ ਗੁੰਮ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਲਸਿਟਿਲਾਈਨ ਆਲ ਦੈਟ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਬਾਡੀ ਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੈਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਿਵੋਲਫੀਆ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ। ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਸਟੇਟ ਰਹੂਗੀ। So it is very important for the another thing, it is very important for the young hypertensive plus trachycardia। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੰਗ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸਿਵ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਕੀਕਾਰਡੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਕੁਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੈਂਕੁਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਟ੍ਰੈਂਕੁਲਾਈਜ਼ਰ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਦੇ ਬਿਕਮ ਰਿਲੈਕਸ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ, ਸੋਸ਼ੇਬਲ, ਰਾਈਟ। ਡਰਾਊਜ਼ੀਨੈਸ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਹਿਪਨੋਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਪਨੋਟਿਕ ਮਤਲਬ, ਹਿਪਨੋਟਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? सर वश में कर लेना। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਿਪਨੋਸਿਸ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹਿਪਨੋਟਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮ ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਂਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਾਊਜ਼ੀਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਂਕੁਇਲ ਵਰਡ ਕਿਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਦ ਰਿਵਰ ਇਜ਼ ਟ੍ਰੈਂਕੁਇਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰੂਬਰਿਕ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਰੂਬਰਿਕ ਸੀ? ਰੈਸਟ, ਰਿਪੋਜ਼, ਟ੍ਰੈਂਕੁਇਲਿਟੀ, ਡਿਜ਼ਾਇਰ। ਚਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਨਕਸੋਮੇਕਾ, ਲੈਕਸਿਸ, ਪਲੈਟਿਨਾ, ਲਾਈਕੋਪੋਡੀਅਮ। ਰੂਬਰਿਕ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪੂਰਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਰੂਬਰਿਕ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਲੌਂਗਿੰਗ ਫॉर ਰਿਪੋਜ਼, ਟ੍ਰੈਂਕੁਇਲਿਟੀ, ਰਾਈਟ। ਐਸ ਰੂਬਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਟ੍ਰੈਂਕੁਇਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਂਤ। ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਂਕੁਇਲ ਰਿਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਟ੍ਰੈਂਕੁਇਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਂਕੁਲਾਈਜ਼ਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਾਮ ਕਰ, ਨਰਵਸ ਨੂੰ ਕਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰੋਵਲਫੀਆ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਈ ਟ੍ਰੈਂਕੁਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਨਾਟ ਬਾਈ ਇੰਡਿਊਸਿੰਗ ਸਲੀਪ। ਪੈਸੀਫਲੋਰਾ ਵਕਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੈਸੀਫਲੋਰਾ ਹਿਪਨੋਟਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੀਫਲੋਰਾ ਹੈ, ਇਟ ਐਕਟ ਬਾਈ ਐਕਟਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਪਨੋਟਿਕ ਏਜੰਟ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਟ੍ਰੈਂਕੁਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਸੋ ਰੋਵਲਫੀ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਟ੍ਰੈਂਕੁਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਟੇਟ ਮਿਲੂਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਲੈਰਿਟੀ, ਸ਼ਾਰਪਨੈਸ, ਅਲਰਟ, ਫੋਕਸ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰੇਨ ਸੈਗ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ, ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਥਿੰਕ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਨਸਟੇਬਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਮਿਲੇ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਫਰਸਟ ਥਿੰਕ ਆਫ ਰਿਵੋਲਫੀਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਵਿਦ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਰੂਡਨੈਸ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਵਿਦ ਸੁਸਾਈਡਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਮਿਲੂਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡੂ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਰਿਵੋਲਫੀਆ ਦੇ? ਕਦੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਕਦੀ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਦੋਂ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਉਹ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਹਦਾ? ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਦਾ। ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਲੋ ਲੈ ਆਓਗੇ, ਸਾਰੇ ਸੈਰੋਟੋਨਿਨ, ਡੋਪਾਮਾइन, ਨੌਨ ਐਪੀਨੇਫ੍ਰਿਨ, ਤੇ ਡਿਪਰੈਸਿਵ ਸਟੇਟ ਚ ਲੈ आओगे। एंड दैट इज वाई ए मॉडर्न मेडिसिन आज यूज नहीं होती। सो आपने भी जब इसको यूज करना है तो आपने इसको विद कॉशन यूज करना है। यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर कब यूज करनी है और कब यूज नहीं करनी है, कौन सी कंडीशन में ये काम करेगी, कौन सी कंडीशन में ये काम नहीं करेगी। तो उसमें कोई भी हाइपोथेसिस नहीं, वो नहीं है इमेजिनेशन। सारी की सारी साइंटिफिक है कि ये केमिकल्स हैं, ये करेंगे, एजिटेटेड स्टेट होएगी, ट्रैकीकार्डिया क्रिएट होएगा, पेशेंट इरिटेबल होएगा, अनस्टेबल होएगा। जब वो कंडीशन होएगी और साथ में हाइपरटेंशन है तो ये एज ए ट्रैंकुलाइजर काम करेगी और सारे के सारे हार्मोन्स को, सारे के सारे केमिकल को टोन डाउन कर देगी। तो ये है रोवल्फिया की पूरी पिक्चर, राइट। तो एक बार उसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। जंगल, जंगल में नदी, राइट। जो नदी का क्या काम है? सेरोटोनिन का।
और वेगल टोन भी बोल सकते हो आप उसको, राइट? ऐसे भी कह सकते हो कि नदी के अलॉन्ग जो वो है, जो हवा चलती है, जो उसका सारा का पूरा एक इकोसिस्टम है, तो लेके चलो कि वो रिप्रेजेंट करता है वेगल टोन को। अगर वो बिल्कुल सही चलेगी तो बैलेंस होएगा सारा का सारा पूरे जंगल में। अगर सेरोटोनिन सही चलेगा तो वो सारा का सारा सबको कूल डाउन करके रखेगी, एलिवेटेड करके रखेगी, मूड अच्छा करके रखेगी। और अगर बॉर्डर बाहर बिल्कुल नॉर्मली काम करेंगे तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे टू द थ्रेट। मगर अगर वो हाइपर हो जाएंगे तो हर छोटी बात पे रिस्पॉन्ड करेंगे। जो जंगल के अंदर वॉचमैन है, अगर वो हाइपर हो जाएगा, हर छोटे छोटे बंदे को उठा के पूछेगा तू क्या कर रहा है, तेरे पास क्या है, चेकिंग करा। वो न्यूसेंस क्रिएट कर देगा। मगर अगर अप्रोप्रिएट द सिचुएशन काम करेगा तो वो परफेक्टली काम करेगा। अपने से लो काम करेगा तो कोई भी टेररिस्ट अंदर आ जाएगा। वो जो बीच में सेंटर में बाबा बैठा हुआ है, उसका काम है सबको गाइड करना, सबको समझाना, कूल डाउन करना, जिसे गाबा बोलते हैं। तो ऐसे आप सारे केमिकल्स के एक्शंस को अंडरस्टैंड कर सकते हो और आपके माइंड में रह सकते हैं। स्टोरी इसलिए बनाई है मैंने क्योंकि मेरा माइंड दिमाग है कम और मुझे जाते हैं भूल। तो मुझे भूलते हैं चीजें ऐसे, तो मुझे उसकी स्टोरी बनानी पड़ती है। तो वो स्टोरी मैंने आपको बताई। कोई क्वेश्चन? सर ये हाइपोटेंशन में कैसे हेल्प करती है? हाइपोटेंशन कब आएगी बता? सोजर हाइपोटेंशन स्टेट कब आएगी इसकी? सर हाइपोटेंशन मतलब बीपी कम हो जाएगा? बीपी कम हो जाएगा, हाँ। कब आएगी? अब देखो, जब किसी को जमाल घोटा दे देते हैं क्या होता है? डायरिया हो जाता है। डायरिया हो जाता है। तो जब उसको पोटेंसी में देते हैं तो क्या होता है? डायरिया को रोक देता है वो, आई मीन रोक डायरिया देती ठीक। है। डायरिया ठीक कर देते हैं, राइट? तो डोवल्फिया क्या करता है? मूड को डाउन कर देता है, ओवरऑल मूड को डाउन कर दे। फॉर एग्जांपल, इसका जो केमिकल एजेंट का क्वालिटी क्या है? बेसिकली हम कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम इसको जब यूज करते हैं क्रूड फॉर्म में, हम उसको होम्योपैथिकली यूज नहीं कर रहे हैं। तो वो बीपी को कम कर रही है बाय, वो डाउन कर रही है किसको? सेरोटोनिन को, डोपामिन को, सब कुछ डाउन कर रही है। पेशेंट थोड़ा सा लो हो जाएगा, बेसिकली लो हो जाएगा, जो एजिटेटेड स्टेट है उसकी लो हो जाएगी, जिसके कारण बीपी भी कम हो जाएगा। अब सोच के देखो, आप उसको दई जा रहे हो, दई जा रहे हो, दई जा रहे हो। अब उसको देने के बाद क्या हो गया? अब वो बंदा बहुत ही लो है, किसी काम में नहीं कर रहा है। अब उसकी जो हाइपरटेंशन स्टेट है वो किस में फॉल करेगी? हाइपोटेंसिव स्टेट है, होएगा कि नहीं होएगा? अगर आप जरूरत से ज्यादा रोवल्फिया दे रहे हो तो क्या होएगा? हाइपोटेंशन नहीं आ जाएगी उसकी? यस सर। तो अगर पोटेंसी में दोगे तो क्या होएगा? तो उसकी वो सारी की हाइपोटेंशन को सारी ठीक स्टेट कर उसकी देगी। ठीक हो जाएगी। सो आपके पास दो तरह के पेशेंट आ सकते हैं। एक, उसकी जो इनर स्टेट है, डिप्रेसिव स्टेट जो है, डिप्रेसिव स्टेट के साथ एक है एजिटेटेड स्टेट, इरिटेबल स्टेट, गुस्से वाली, जिसे हम बोलते हैं कि बहुत हाई स्टेट, जिसमें डोपामिन, सेरोटोनिन और सब हाई चल रहे हैं, वो वाली जो स्टेट है। अगर उस स्टेट के साथ हाइपरटेंशन आती है तो आप उसको क्यू दोगे तो वो सारा का सारा डाउन आ जाएगा। पर अगर आपके पास हाइपोटेंसिव पेशेंट आता है जिसका बीपी कम रह रहा है, लो ऑन डोपामिन, लो ऑन सेरोटोनिन, लो ऑन नॉन एपिनेफ्रिन, इसको जब आप रोवल्फिया 30 या 200 में दोगे, ये उसको हीलिंग इफेक्ट देगा और उसको ऊपर लेके आएगा। तो वहां पर ये हाइपोटेंशन है और वहां पर वो हाइपरटेंशन है। जस्ट लाइक क्रोटन टिग, राइट? कि अगर प्रोटीन टिक दोगे ओवरऑल क्रूड फॉर्म में तो वो डायरिया कॉज करेगी, मगर आप उसको जब पोटेंसी में दोगे तो वो हील करेगी। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड। डॉक्टर साहब, कोई डिफरेंट ओपिनियन? नो सर। किसी और को कुछ लग रहा हो? मुझे लगता है कि इसलिए वहां है वो हाइपरटेंशन। इज इट मेकिंग सेंस रोमिता? यस सर। ठीक है ना? तो वहां वो उस पे काम करेगी।
तो आप ये देखोगे, फॉर एग्जांपल आपको अगर सिम्टम मिल जाता है, लेक्सिस जैसा ही सिम्टम है सपोज, राइट, मीनोपॉजल लेडी है, हाइपोटेंसिव है, हीट फ्लशेस है, खाने वक्त उसको ड्राइनेस लगती है, सारे ये सिम्टम है उसके रुबल्फिया के, हाइपोटेंसिव है और बिल्कुल लो है उधर, तो वहां पर आप रुबल्फिया ट्राई करके देखो 200 में या 30 में, यूज करके देखो कि क्या इफेक्ट आता है, अगर लेक्सिस के कंफर्मेटरी नहीं है। सो एक्यूट रेमेडी और क्रॉनिक रेमेडी, स्मॉल रेमेडी में यही फर्क होता है बेसिकली। तो वहां पर, यहाँ पर आपको रुबल्फिया की कंप्लीट एक जो छोटी पिक्चर है ये आपको मिलेगी, और वहां आप यूज करो। कोई क्वेश्चन? दीदी? नहीं सर, सब क्लियर है। सारा क्लियर है? वीडियो ऑन कर। पंगा ही पै जाता ना वीडियो ऑन करने वाले। सृष्टि क्लियर है? हाँ जी सर। तुषार? अभिषेक? यस सर, यस सर। अभिषेक वीडियो ऑन कर। सर, हम्म। इसकी बहुत सारे रुब्रिक्स में हर जगह सारी कंप्लेंट्स की 6 PM एग्रावेशन बहुत ज्यादा हाँ मार्क्ड है। हाँ हाँ हाँ। उसका कोई कॉज है या बस ऐसे प्रूविंग में आया नहीं कॉज इसलिए? नहीं, नहीं हाँ, ये प्रूविंग के सिम्टम्स हैं बेटा, तो इसको माइंड में जरूर रखेंगे हम इन चीजों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं ना, कितने बजे एग्रेवेशन है कितने बजे नहीं है, बहुत काम करती है। सुबह, रात, डॉन, शाम, शाम को जैसे कई बार एग्रेवेट होती है, जैसे अभी पढ़ा हमने, राइट, तो वहां पर सीपिया फास्फोरस का रोल बहुत अच्छा आ जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें याद रखने वाली हैं जो आपको काम आएंगी। चलो, कोई क्वेश्चन तो नहीं, वाइंड अप करिए।